जी स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इट्स AHN 1 पार्ट 3 है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का ही पार्ट है जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो अब इसमें क्या है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर हम लोग देखते हैं, ये नॉर्मल अगर उसका देख लेते हैं एनाटॉमी, हम लोगों ने देखा है किडनी का, ये नॉर्मल किडनी की शेप है, किस तरह से हेल्दी किडनी हमें नजर आ रही है। और ये क्या है, नेफ्राइटिस क्या हुए हैं, ग्लोमेरुलाई के नेफ्रॉन्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, इन्फ्लेम हो गए हैं, इन्फ्लामेशन आ गई है। इन्फ्लामेशन अगर हम लोग बात करते हैं वो किसी भी टाइप की हो सकती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ किडनी कंडीशन दैट इज अ कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स डैमेज इन्फेक्शन टू द ग्लोमेरुलाई सेल, यानी कि ग्लोमेरुलाई सेल्स जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन उनमें क्यों होती है, या तो उसमें इंजरी हुई है किसी टाइप की, या फिर कोई इन्फेक्शन जो है वो, या फिर कोई इन्फेक्शन क्या अफेक्ट किया है ग्लोमेरुलाई पार्ट। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर डिजीज है। वैरायटी ऑफ डिजीज जो है कैन अफेक्ट ऑन दी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसकी जो है इंक्लूडिंग acute एंड chronic glomerulonephritis। यस, ये क्या है, ये वैरायटी ऑफ डिजीज है। डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं किडनी पर, बिकॉज किडनी हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन पार्ट है। ये फिल्ट्रेट करती है चीजों को, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है, निकालती है हमारी बॉडी से। और इस पर जो है बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि इस पर ज्यादा लोड होता है। हमारी पूरी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, इसने क्या करना होता है, फिल्टर करके बॉडी से रिमूव करना होता है। प्रोटीन है, सोडियम है, पोटाशियम है, व्हाटएवर जितने भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, अब जो हमें नीड है वो तो हमारी बॉडी में रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, किडनी के जरिए फिल्टर होकर वो आउट हो जाएगा यूरिनेशन के जरिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी इंजरी की वजह से या डिजीज की वजह से अफेक्ट की है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यानी कि वो कैपिलरीज, वो छोटी छोटी वेन्स, वो आर्टरीज क्या हुई हैं, अफेक्ट की हैं, जिसके अंदर बोथ उन्होंने बताया है कंडीशन हो सकती है लाइक अक्यूट एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलाई इन्फ्लामेशन हो सकती है। और ये रैपिडली क्या होता है, प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसमें हो सकता है। इसके नेफ्रॉन जो है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, नेफ्रॉन की डिजीज हो सकती है इसके अंदर। अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अब है क्या चीज, इसको किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे या इसको किस तरह से जानेंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यानी कि जो इसके अंदर वेन्स हैं जो सप्लाई का काम करती हैं, ब्लड सप्लाई का काम करती हैं, या फिल्ट्रेशन में क्या कर रहे होते हैं, वो पोर्स जो हेल्प कर रहे होते हैं, और उन पोर्स को भी सप्लाई जहां से हो रही होती है, वो कैपिलरीज क्या हुई हैं, डैमेज हो गई हैं, या उन पर किसी डिजीज का अफेक्ट हुआ है। अब वो डिजीज क्या है, मजीद आगे जाके हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो अफेक्ट करती हैं। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है अक्यूट वाला जो है वो चिल्ड्रन में भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली 2 years ओल्ड चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं। इटियोलॉजी फैक्टर अगर हम इसके देखते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग देख रहे हैं कि जो अफेक्ट करते हैं द acute disease may be caused by infection such as, इसमें आ जाता है स्ट्रेप थ्रोट आ जाता है। स्ट्रेप थ्रोट की अगर मैं बात करती हूँ तो स्ट्रेप थ्रोट के अंदर ये एक ऐसा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, और ये रीजन बनता है, ये मोस्ट कॉमन पैथोजिन है जो कि बॉडी में जाकर क्या करता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पर अफेक्ट करता है, और वहां पर क्या करेगा, ये इन्फेक्शन कोज करेगा, और वहां पे ये यहाँ से ही हमारे थ्रोट के जरिए जाएगा, और फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा, ग्लोमेरुलाई के अंदर क्या होगा, उसके पोर्स के अंदर ये स्टक हो जाएगा, और वहां पे क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। और जब इन्फेक्शन कोज होगी तो वो एरिया क्या होगा, अफेक्ट होगा, और जब किडनी का वो एरिया अफेक्ट होगा तो किडनी क्या होगी, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। जो फिल्ट्रेशन का एक प्रॉपर फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं हेरिडिटी की, जैसे अगर किसी को है, मदर को, फादर को, या ग्रैंडफादर को, या ग्रैंड मदर को है, तो वो भी क्या होगा, हेरिडिटी ट्रांसफर हो जाती है किसी भी पर्सन के अंदर। वो एक से दूसरे में नस्ल दर नस्ल भी ये ट्रांसफर होती हैं डिजीजेस, और ये क्या होती हैं कि
ये फिर कंटिन्यूसली जो है हेरिडिटी डिजीज जो है ट्रांसफर होकर किडनी को फेलियर में कन्वर्ट कर सकती हैं, और उसी सूरत में क्या होता है कि छोटे बच्चों में भी ये डिजीज नजर आ जाती है। इसके अलावा क्या है, इम्यून डिजीज है। इम्यून डिजीज की अगर बात करते हैं तो इम्यून डिजीज क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारी खुद की बॉडी क्या होती है, एंटीबॉडीज की उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है, उसमें बनते नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं बन रहे होते, और अपने ही एंटीबॉडीज जो बन रहे होते हैं उनको वो गफ करना शुरू हो जाते हैं, खाना शुरू हो जाते हैं, और क्या होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो असरअंदाज होती है किडनीज के ऊपर। फोर्थ नंबर अगर हम लोग देखते हैं डायबिटीज है, तो डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का रेशियो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब ग्लूकोज का रेशियो बढ़ जाता है तो वो क्या होगा, वो लोड डालता है ग्लूमरुलाई पर, ग्लूमरस पर, और क्या होता है वहां पे फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है कि वो ग्लूकोज भारी मिकदार में क्या होता है वहां पे जमना शुरू हो जाता है। जो हमारे किडनी के पोर्स होते हैं, जो होल होते हैं, और जो ग्लूमरुलाई होते हैं उसके अंदर वो जमना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है उसको वो टोटली डैमेज करना शुरू कर देता है, और जब डैमेज होती हैं तो क्या होगा कि वहां पे किडनी फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देता है। नंबर 5 पे वेस्कुलाइटस आ जाता है। वेस्कुलाइटस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो वेस्कुलाइटस के अंदर वेन्स जो हैं वो इन्फ्लामेशन हो जाती है। वेन्स के अंदर किसी भी इंजरी की वजह से जब उनके अंदर इन्फ्लामेशन होगी तो वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं करेंगे। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा और किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी का फंक्शन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखते हैं एंडोकार्डाइटिस की बात करते हैं तो एंडोकार्डाइटिस के अंदर भी क्या होता है कि जो हमारे हार्ट की इंटरनल लेयर है वो क्या होती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और वो किस तरह से डैमेज होती है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा या तो इन्फेक्शन की वजह से होना शुरू हो जाती है, और इन्फेक्शन से क्या होगा कि वहां पे इन्फ्लामेशन हुई और सप्लाई क्या हुई, रुक जाती है, और जो इन्फेक्शन है पास ऑन होना शुरू हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन के जरिए। हम लोगों ने नंबर 5 पे हाइपरटेंशन को नहीं देखा। हाइपरटेंशन जो है ये भी एक मेन कोज बनती है, रीजन बनता है, क्योंकि किडनी के अंदर जब ग्लूमरुलाई जो है हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती तो जो सोडियम का रेशियो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जब सोडियम का रेशियो जो है वो इंक्रीज होता है तो क्या होगा कि हमारी किडनी जो है उस वक्त भी प्रॉपर वर्क नहीं करती, और फिर क्या होगा कि बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा। अक्यूट ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस की अगर हम लोग बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, मजीद इसको देखते हैं, इट इज एन इम्यूनो इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द किडनी विद द इनिशियल लीजन ऑफ द ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस। जो ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लूमेरुलाई है, उन पर क्या होता है कि वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑल रिनल स्ट्रक्चर जो है उसका इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चेंज हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं इन्फ्लामेशन की वजह से, और रिनल जो है क्या होता है, जो एड्रीनल सिम्टम है वो भी नजर आना शुरू हो जाते हैं मैनिफेस्टेशन के अंदर। जो एड्रीनल है जो कि हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो कि इसको प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है, वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। क्रोनिक के अंदर अगर हम लोग क्रोनिक की बात करते हैं तो क्रोनिक डिजीज के अंदर ऑल्सो कोल्ड क्रोनिक फेलियर भी इसे बोलते हैं, जिसके अंदर किडनी फेलियर हो जाती है। इसमें फंक्शन किस तरह से डिस्ट्रॉय होता है कि जो अक्यूट किडनी फेलियर होता है, अक्यूट किडनी डिजीज होती है, या अक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, अगर वो बार बार एपिसोड्स आ रहे हैं, बार बार जो है वो किडनी इन्वॉल्व हो रही है, उस पर सिम्टम जो है अफेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा वहां पे ये किडनी क्या होगी, प्रॉपरली वर्क करना छोड़ देगी और वो क्रोनिक की तरफ जाएगी, और फिर वो क्या होगा, फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और उसके अंदर क्या होता है, कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं उसके फाइबर टिश्यू वगैरह जितने भी कॉर्टेक्स वगैरह हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी जो कॉर्टेक्स श्रिंक लेयर कितनी होती है, 1 to 2 मिलीमीटर थिक और लेस होती है, या वो ज्यादा थिक होना शुरू हो जाती है।
और अगर हम लोग इसका रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन अक्यूट किडनी इन्फेक्शन और इंजरी जो है या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज को देखते हैं, तो एक ये पूरा सर्कल बनता है अक्यूट, जो कि बार बार जिसके अंदर सिवियरिटी ऑफ अक्यूट किडनी इंजरी, स्टेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, नंबर ऑफ एपिसोड्स, जो कि अभी मैंने बात की थी कि ये बार बार अक्यूट होने की वजह से क्या होता है कि वो अगर उसका ड्यूरेशन जो है इंजरी का कंटिन्यूसली रहता है, किडनी जो है कंटिन्यूसली इंजर्ड रहती है, तो क्या होगा, वो क्रोनिक की तरफ जाएगा। और जब क्रोनिक की तरफ जाता है तो क्या होगा, अब अगर इसके रिस्क फैक्टर अगर हम लोग देख लेते हैं तो एज आ जाती है या रेस आ जाता है कि मतलब किस टाइप के लोग हैं, एथेनिक ग्रुप हम लोग देख लेते हैं, जेनेटिक फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, जो लास्ट हमने बात की हाइपरटेंशन की, डायबिटीज मेलाइटस की, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की है, तो उसका आउटकम क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर इवेंट, किडनी इवेंट जो है, ESRD जो है, डिसेबिलिटी हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है, और टोटली जो क्वालिटी ऑफ किडनी है उसकी लाइफ क्या होती है, वो डेड होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल किडनी की शेप अगर हम लोग देखते हैं इस तरह से होता है, और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसका सिस्टम और उसका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो इस तरह से कुछ नजर आती है। क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी कि काफी वो डिहाइड्रेटेड भी लग रही है, उसमें ज्यादा जो है हमें वो प्रोटीन अल्ब्यूमिन जैसा नजर आ रहा है, उसकी शेप बिल्कुल चेंज हो गई है। इंस्टेड ऑफ हेल्दी किडनी जो है बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये सुकड़ भी गई है, श्रिंक भी हो गई है, और इसकी शेप, इसका कलर जो है बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। कॉजेस की अगर बात करते हैं, इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, इसके अंदर जो है थ्रोट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लास्ट हमने बात की है कि सोर थ्रोट की वजह से जो स्ट्रेप्टोकोकस है, वायरल या बैक्टीरिया, इस पर असरअंदाज होता है, जिससे डिफरेंट डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि डिफरेंट डिजीजेस की वजह से होता है। इम्पेक्टिगो जो है ये स्किन डिजीज होती है, ये भी हो सकता है एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, जी रोस्टर वायरस जो है वो भी इफेक्ट करता है किडनी पर, और जो पेशेंट है वो काफी इसकी वजह से क्या होता है, लथार्जिक फील करता है, और उसके तकरीबन जो पेशेंट के किडनी के टिश्यू वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखते हैं, ड्यू टू कॉस्टिक एजिंग, जो कॉस्टिव एजेंट है बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, वो क्या करता है, immunopathogenesis occurs is process disease development of involve in immune response। immune response जो है वो देता है जब पैथोजन जाता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर ऑटो इम्यून है तो क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है बिल्कुल भी उस पैथोजन पर कोई अफेक्ट नहीं करेगी, कोई असरअंदाज नहीं होगा, और ऑटोमेटिक हमारे ऑर्गन्स जो हैं फेलियर की तरफ जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस की या ग्लूमरुलर की बात कर रहे हैं, ग्लूमरुलर कैपिलरी की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होती हैं, इन्फ्लेम हो जाती हैं, उसकी जितनी भी मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्क्रोसिस टिश्यू होना शुरू हो जाते हैं, लीजन्स ऑफ टिश्यू, लीजन वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूमेरुलाई क्या होंगे, इन्फ्लेम होंगे, डैमेज होंगे, और क्या होगा, जब डैमेज होगा तो हिमेचोरिया होगा, यूरिन के अंदर क्या आएगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, और वो एरिया क्या होगा वहाँ पे, और क्या होगा, ज्यादा प्रोटीन मौजूद होगी, एडीमा होगा, और किस तरह से नजर आएगा कि पिंक और कोला कलर, यानी कि जैसे कोक का कलर होता है या पेप्सी का कलर होता है, वैसा ब्लड आएगा यूरिन के अंदर, और यूरिन क्या होगा, उसके अंदर प्रोटीन भी आएगी, और उसी की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर उसका हाई होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट के फेस पे, हैंड पे, फीट पे के और एब्डोमेन पे क्या होगा, अडीमा होगा। दीज आर ऑल्सो साइन सिम्टम और मैनिफेस्टेशन ऑफ किडनी फेलियर। इस टाइप का, इस तरह का कलर होगा यूरिन का जब पेशेंट पर अफेक्ट होता है ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस जब होता है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। और मैनिफेस्टेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, मैनिफेस्टेशन के अंदर वही कंटिन्यू चल रहे हैं कि पेशेंट क्या होगा, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजीज में बी सडन सीवियर नोज ब्लीड, स्ट्रोक और सीजर, या तो उसको सीजर आएंगे यानी कि उसको झटके आना शुरू हो जाएंगे, या एकदम से उसको हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन से, या फिर उसके
हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। और क्या होगा कि मैनी पेशेंट रिपोर्ट दैट देयर फीट आर स्लाइटली स्वॉलन एट नाइट। रात के वक्त क्या होता है, कुछ पेशेंट कहते हैं कि रात के वक्त उनके फीट जो हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है कि पेशेंट ये भी बताते हैं कि सच एज लॉस ऑफ वेट एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज इरिटेबिलिटी, वो फील करता है, अच्छा फील नहीं करता, लथार्जिक होता है। और क्या होता है कि रात के वक्त नोक्चूरिया होता है, बार बार उसको यूरिन आना शुरू हो जाता है, सीवियर हेडेक्स रहती है, डिजीनेस रहते हैं, उसको चक्कर आते हैं और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस आर कॉमन इन दिस कंडीशन। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर क्या करवाना चाहिए? फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल किया जाता है, उसके लैब टेस्ट होते हैं जिसके अंदर एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन डिटेल रिपोर्ट देखी जाती है, बायोप्सी देखी जाती है, चेस्ट एक्सरे करवाए जाते हैं और ताकि कार्डियक डिजीज वगैरह तो नहीं है या पल्मोनरी एडिमा वगैरह तो नहीं है। ये ज्यादातर किस्में कर रहे होते हैं क्रोनिक ग्लूमरोनेफ्राइटिस के अंदर किया जा रहा होता है। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट को देखते हैं तो इसके अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती है, मेडिकल मेडिसिन डिक्रीज ब्लड प्रेशर के लिए, रिड्यूस करने के लिए ब्लड प्रेशर को, उसका आउटपुट जो है वो मॉनिटर किया जा रहा होता है कि कैसा उसका आउटपुट आ रहा है। उसके लिए डायरेटिक्स वगैरह दी जाती है, डाइट के लिए उसको बताया जाता है, वेट को कंटिन्यूसली उसका जो है ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, ओवरलोड फ्लूइड तो नहीं ले रहा, ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जा रही होती हैं। मीनवाइल जो है चेंजेस टू योर डाइट सो दैट यू ईट लेस प्रोटीन, पेशेंट को बताया जाता है कि वो क्या करे, चेंज करे अपनी डाइटरी हैबिट्स को, और सॉल्ट और पोटेशियम वाली चीजें जो है वो लेस ले। और मेडिकेशन जो है ये प्रिस्क्राइब की गई है, यहाँ पे दिखाई गई है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप खुद से अपनी मर्जी से ये मेडिकेशन ले लें। ये स्टेरॉइड्स होते हैं, ये काफ़ी हार्म होती है और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर या स्क्राइब बाय डॉक्टर आपने ये मेडिकेशन लेनी है, अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। और अगर पॉसिबल है डायलिसिस वगैरह करवाएं ताकि वो एक्स्ट्रा फ्लूइड और जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड से क्या हो, रिमूव हो जाए। और उसको डायरेटिक्स देते हैं ताकि उसकी स्वेलिंग वगैरह भी रिड्यूस हो, प्रॉपरली उसको यूरिन आ सके। नर्सिंग मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जर्व किया जाता है पेशेंट की इनटेक आउटपुट को देखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन किस तरह से करने हैं, उसको आईवी लगाई जाती है। एंजाइटी को रिलीव करने के लिए फैमिली और उसके साथ जो है बातचीत की जाती है, टीचिंग प्लान बनाए जाते हैं, उसकी माइंड डाइवर्जन की जाती है, डिजीज रिलेटेड उसको एजुकेशन दी जाती है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है पेशेंट को कीप एन आई ऑन देयर ब्लड प्रेशर, के अपने ब्लड प्रेशर को वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करता रहे और टेंशन नहीं ले, क्योंकि वो भी रीज़न एक बन सकेगा उसका हाई बीपी होने का। और मेंटेन करे अपना इनटेक आउटपुट जो है उसको प्रॉपरली रखे, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखे, पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट, रिपेयर टिश्यूज ताकि अगर उसके डैमेज हो गए हैं और डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि उसके रिपेयर करने हैं तो हाई प्रोटीन डाइट उसको देनी है। कौन सी देनी है? दालें देनी है, वाइट मीट देना है, मटन देना है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो प्रिस्क्राइब होगा उसको दिया जाएगा। मॉनिटर करेंगे पेशेंट को, उसका वेट डेली देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एडिमा ऑल ओवर बॉडी। ओके जी, होप सो आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अपने दूसरे चैप्टर के साथ जिसमें यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, हाइड्रो यूरिटर्स एंड हाइड्रोनेफ्राइटिस को हम लोग रीड करेंगे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।